हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मत्स्य जनपद के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में आर्य विभिन्न जनों में विभक्त थे, अर्थात आर्य विभिन्न दलों में, विभिन्न कबीलों के अंदर विभाजित थे। और आर्य की इन विभिन्न कबीलों में मत्स्य कबीले अर्थात मत्स्य जन का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में आर्यों का एक स्थायी निवास स्थान नहीं था। वो विभिन्न दलों के रूप के अंदर है, यावारी जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो घुमा करते थे, तो इनको जन कहा जाता था। और ऋग्वेद काल के अंदर जो मत्स्य है जन का उल्लेख राजा सुदास के विरोधी के रूप में हुआ है, अर्थात राजा सुदास ने जो 10 राजाओं के विरुद्ध जो दसरागी युद्ध किया था, उस युद्ध के अंदर है वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा सुदास से जो पराजित होकर के जो मत्स्य जन है उसका एक भाग है वो राजस्थान के अंदर आ जाता है और दूसरा भाग है वो वहीं रहता है। तो कहने का जो तात्पर्य ये है कि ऋग्वेद के अंदर मत्स्य का उल्लेख एक जन के रूप में होता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसा आप जानते हैं कि जन है वो जनपद में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आर्यों की विभिन्न कबीले जो यावारी जीवन व्यतीत करते थे वो उत्तर वैदिक काल के अंदर स्थायी रूप के अंदर अपना स्थायी रूप में बस जाते हैं, स्थायी रूप में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। अर्थात इनकी जो पहचान है अब एक कबीले के रूप में न होकर के एक क्षेत्र विशेष से इनकी पहचान हो जाती है, अर्थात जन है वो जनपद में परिवर्तित हो जाता है। तो उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर जो ये विभिन्न जनपदों का जो उल्लेख मिलता है, उन जनपदों के अंदर है वो मत्स्य जनपद का उल्लेख भी मिलता है। तो इसमें कोसातु की उपनिषद की हम बात करते हैं, शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं, गोपथ ब्राह्मण की बात करते हैं, तो इसमें हमें मत्स्य जनपद का हमें उल्लेख मिलता है। गोपथ ब्राह्मण में साल्व जनपद के साथ है वो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। कोसातु की उपनिषद के अंदर सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण जनपद के रूप में उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर है वो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित मत्स्य जनपद को बताया गया है। और न केवल मत्स्य जनपद को सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित बताया गया है, अपितु इसमें शतपथ ब्राह्मण में ये भी बताया गया है कि इस समय मत्स्य जनपद का राजा था वो राजा दैतवान था और धवसन दैतवन राजा थे। और इस समय आर्य जातियों ने जो अश्वमेघ यज्ञ किया, सरस्वती नदी के किनारे पर जो अश्वमेघ यज्ञ किया आर्य जातियों ने, उसमें मत्स्य जनपद का शासक है वो दैतवन भाग लेता है। इसका मतलब उपनिषद काल के अंदर या उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो मत्स्य जनपद का अस्तित्व था और यहाँ के राजा है वो दैतवन था। तो इसके साथ साथ है वो हम महाभारत काल की हम बात करते हैं, तो महाभारत काल के अंदर भी है वो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें मत्स्य जनपद का मत्स्य महाजनपद के रूप में उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, तो उसमें मत्स्य महाजनपद के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद काल में जो मत्स्य एक जन के रूप में जिसका अस्तित्व था, उत्तर वैदिक काल में वो जनपद का रूप धारण कर लेता है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर है वो मत्स्य है वो एक महाजनपद का रूप है वो ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मत्स्य जनपद की प्राचीनता हमें स्पष्ट होती है कि मत्स्य जनपद या महाजनपद है वो एक प्राचीन जो जनपद था। जहाँ तक है मत्स्य से जो जनपद है उसकी जो भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें तो वर्तमान में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर है आदि का क्षेत्र है वो इस जनपद के अंतर्गत आता था। और इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी, जो वर्तमान में बैराट के रूप में जानी जाती है, जो जयपुर के 85 किलोमीटर दूर है वो स्थित है। तो बैराट है या जिसको विराटनगर कहते हैं वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी और यहाँ का शासक था वो विराट था। महाभारत काल में यहाँ का जो शासक है वो विराट का उल्लेख मिलता है। इस जनपद का जो विस्तार था वो चंबल से लेकर के सरस्वती नदी तक और दक्षिणी पंजाब तक ये फैला हुआ था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले होने के कारण से हैं ये जनपद है वो एक महाजनपद का रूप है वो ले लेता है। तो कहने का जो तात्पर्य है कि मत्स्य जनपद है वो प्राचीन काल से ही इसका महत्वपूर्ण स्थान था और इसका जो महत्व इस बात से प्रतिपादित होता है कि जब राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई, उस एकीकरण की प्रक्रिया में जो प्रथम चरण बना जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो एरिया आता था, उस संघ का नाम ही है वो मत्स्य संघ रखा गया। इसका मतलब ये जो प्रदेश है एक महत्वपूर्ण प्रदेश के नाम से वो जाना जाता था। और एक तरह से महाभारत काल में तो
इसका ये भी उल्लेख मिलता है कि ये एक आर्थिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से एक संपन्न जो प्रदेश के रूप में है उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो इस तरह से मत्स्य जनपद है वो जो मत्स्य क्षेत्र जिसको कहें या मत्स्य जनपद जिसको कहें, ये एक तरह से प्राचीन काल से ही है वो भारत का एक महत्वपूर्ण है वो क्षेत्र के रूप में वो जाना जाता था। इसलिए जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण के जो प्रथम चरण का नाम भी जो के मुंशी के सुझाव पर है वो मत्स्य संघ है। वो इसका प्रथम संघ का नाम ही वो मत्स्य संघ रखा गया, जो इसकी महत्ता है उसको प्रदर्शित है वो करता है। तो मत्स्य जनपद है उसकी विभिन्न जो जनपदों के साथ जो संबंध है और उसके संघर्ष है और उसकी जो इसकी पतन की हम बात करेंगे, तो जहाँ तक मत्स्य जनपद की जो विकास की यात्रा है या मत्स्य जनपद का जो विभिन्न साक्ष्यों में जो साहित्यिक और जो साक्ष्यों में जो उल्लेख मिलता है उसमें महाभारत के अंदर है वो मत्स्य जनपद का उल्लेख हमें मिलता है। तो महाभारत के अंदर क्या है कि एक तरह से मत्स्य जनपद का विस्तार से वर्णन किया गया है और उसमें ये उल्लेख मिलता है कि मत्स्य जनपद का है वो पांडवों के साथ संबंध था, क्योंकि जब पांडवों को है वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है वो दिया गया, तो पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के पश्चात है वो 1 वर्ष का अज्ञातवास है वो जो मत्स्य जनपद है उसके जो शासक विराट है उसके यहाँ व्यतीत किया। इसका उल्लेख हमें मिलता है। छद्मवेश में व्यतीत किया, हालांकि विराट को ये पता नहीं था कि ये पांडव हैं, और किस तरह से जो पांडव है वो जो राजा विराट के यहाँ आते हैं और राजा विराट के यहाँ पर है वो छद्मवेश के अंदर है वो युधिष्ठिर है वो किस तरह से विराट का मंत्री बन जाता है और उसको चौपड़ का खेल है वो सिखाता है। और अर्जुन है वो राजा विराट की जो पुत्री उत्तरा है उसको नृत्य सिखाता है। भीम किस तरह से रसोइया बन जाता है, और जो नकुल और सहदेव है किस तरह से घोड़े संभालने का कार्य करते हैं, और द्रौपदी है वो किस तरह से दासी का कार्य करती है। इस तरह से पांचों पांडव और जो द्रौपदी है वो किस प्रकार है वो अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष वो छद्मवेश के अंदर है वो राजा विराट के यहाँ व्यतीत करते हैं। तो जो मत्स्य जनपद है वो, लेकिन क्या होता है कि जो ये छद्मवेश के अंदर जो अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष जो व्यतीत कर रहे थे, तो इसकी भनक है वो कौरवों के दुर्योधन है उसको लग जाती है, और वो जो दुर्योधन है वो एक प्रकार से है वो बिना कारण बताए मत्स्य जनपद पर वो आक्रमण कर देता है और यहाँ के जो पशु वगैरह उसको हाँक कर ले जाने लगता है। तो उस संयोग से उसी दिन क्या होता है कि पांडवों का जो अज्ञातवास है वो खत्म हो जाता है और अर्जुन है वो कौरवों को हरा करके है वो पशु छुटा लेता है। जब पशु छुटा लेता है तो ऐसी स्थिति के अंदर इस बात की जानकारी है वो अब राजा विराट को लग जाती है कि ये तो पांडव हैं, तो वो अपने इस बात से बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी पुत्री जो उत्तरा है उसका विवाह है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है उससे कर देता है। और उसके बाद में आप देखते हैं कि अभिमन्यु है का जो पुत्र है वो परीक्षित है वो किस प्रकार से है वो पांडव साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। तो कहने का मतलब है कि जो विराट का युद्ध होता है जो कौरवों के बीच में और जो पांडवों के बीच में है जो विराट का युद्ध होता है, इस विराट के युद्ध है उसका संबंध भी मत्स्य जनपद से था। और उसके बाद में जो महाभारत का युद्ध होता है उस महाभारत के युद्ध के अंदर जो 950 ईसा पूर्व के आसपास जो महाभारत का युद्ध होता है, तो इस युद्ध में जो मत्स्य जनपद का जो शासक विराट है वो भाग लेता है। न केवल स्वयं भाग लेता है अपितु उसके जो 3 पुत्र हैं उत्तर, श्वेत और शंख है वो भाग लेते हैं। उसका दामाद है वो अभिमन्यु वो भी भाग लेता है। लेकिन महाभारत के कर्ण पर्वों में ये उल्लेख मिलता है कि राजा विराट अपने 3 पुत्रों सहित और अपने दामाद सहित है वो वीरगति को प्राप्त कर लेता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से जो अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात है उसकी जो पुत्री है जो उत्तरा है वो पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम परिरक्षित रखा जाता है। और वो किस प्रकार पांडे साम्राज्य का जो अर्जुन है वो किस प्रकार जो हस्तिनापुर का शासक जब बन जाता है, जो पांडव हस्तिनापुर के शासक बन जाते हैं तो उसके बाद में 36 वर्ष तक शासन करते हैं और फिर बाद में ये अपने जो साम्राज्य है उसकी बागडोर है वो परीक्षित को सौंप करके किस तरह से हिमालय की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि महाभारत के कर्ण पर्वों के अंदर भी है वो मत्स्य जनपद के शासक जो विराट है उसका महाभारत युद्ध के अंदर भाग लेना उसका उल्लेख है वो हमें मिलता है। तो मत्स्य जनपद इस समय है वो साम्राज्यवादिता का दौर चल रहा था। मगध अपने साम्राज्यवादिता की दौड़ के अंदर है वो अग्रसर हो रहा था और इसी समय जो है मत्स्य जनपद का जो साल्व जाति है जो अलवर के क्षेत्र के आसपास है वो साल्व जाति रहती थी, तो उसके साथ है वो संघर्ष का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन मत्स्य जनपद ने जब इसके साथ संघर्ष हुआ तो
इसने एक चुनौती के रूप में लिया और उसने एक प्रशिक्षित सेना है उसका गठन कर लिया। और इसी समय क्या है कि चेदी वंश है उसके साथ भी है वो मत्स्य जनपद के संघर्ष का उल्लेख मिलता है। और इस समय चेदी वंश के जो शासक शिशुपाल और सहज नामक दो राजाओं का उल्लेख मिलता है। और शिशुपाल का जो आप जानते हैं कि किस तरह से कृष्ण का समकालीन था शिशुपाल, और कृष्ण है वो शिशुपाल की हत्या कर देता है। और उसके बाद सहज है वो शासक बनता है। तो सहज का उल्लेख है, चेदी वंश के शासक जो सहज है उसका उल्लेख है। मत्स्य जनपद और चेदी वंश दोनों पर संयुक्त रूप से वो शासन करता है। लेकिन इसी समय जब शिशुपाल की जो मृत्यु हो जाती है, कृष्ण उसकी हत्या कर देता है, उसके बाद में चेदी वंश है वो अपने साम्राज्य विस्तार की में संलग्न हो जाता है और पूर्व की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करता है। और पूर्व के अंदर उड़ीसा के अंदर है वो कलिंग की स्थापना करता है। और इसका फायदा है क्योंकि जो चेदी वंश है वो का ध्यान है वो पूर्व की ओर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में मत्स्य जनपद इसका लाभ उठाता है। और किस प्रकार मत्स्य जनपद है वो चेदी वंश से स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन मत्स्य जनपद की ये स्वतंत्रता है वो लंबे समय तक कायम नहीं रहती है, क्योंकि इसी समय क्या होता है कि 326 पूर्व के अंदर है वो सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है। और किस तरह से जो सिकंदर आप जानते हैं कि किस तरह से सिकंदर है वो जो यहाँ की जो दक्षिणी पंजाब की जो जातियाँ हैं उनको पराजित करता है। और किस प्रकार वो अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सीवी जनजाति है या अर्जुनायन है, मालव जनजाति है, ये आयुजीवी जाति थी और अपनी स्वतंत्र प्रिय थी। तो ऐसी स्थिति में ये सिकंदर के आक्रमणों से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है वो किस प्रकार है वो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के अंदर है वो आ जाती है। और सीवी जनजाति है वो चित्तौड़गढ़ के आसपास है वो बस जाती है और मध्यमिका को अपनी राजधानी बनाती है, और जिसको वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। अर्जुनैन अलवर भरतपुर है क्षेत्र के अंदर आकर के बस जाती है। और एक मत्स्य जनपद का है वो अर्जुनैन के साथ संघर्ष भी होता है का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार जो मालव जनजाति है वो अजमेर, टोंक और मेवाड़ के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर बस जाती है। और ये जो नगर नामक स्थान है टोंक है का नगर नामक जो स्थान है वहाँ पर जो मत्स्य जनपद है और उसका जो मालव जनपद का साथ संघर्ष होता है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो विभिन्न जनजातियाँ आई, इन जनजातियों का भी मत्स्य जनपद के साथ है वो संघर्ष होता है। अर्जुनैन और मालव के साथ विशेष रूप से संघर्ष होता है। तो इन जो आयुजीवी जातियाँ हैं इनसे वो मत्स्य जनपद है वो संघर्ष करने के अंदर एक तरह से अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल नहीं रहती है। और किस तरह से मत्स्य जनपद है वो एक प्रकार से वो मगध की साम्राज्यवादिता है उसका शिकार है वो हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि मगध जो साम्राज्यवादिता थी उसमें मगध के जो शासक हैं वो जो नंद वंश के जो शासक है उसके समय में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो नंद के वंश के जो शासक हैं वो किस प्रकार से हैं वो मत्स्य को है मगध साम्राज्य का अंग बना लेते हैं। अर्थात मत्स्य जनपद का स्वतंत्र अस्तित्व है वो नंद साम्राज्य के समय में समाप्त हो जाता है। लेकिन एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य जो मत्स्य जनपद है उसका अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जो मत्स्य जनपद है उसने जो अपने मत्स्य जनपद के जो शासक विराट है उसने अपनी जो राजधानी बराड़ को बनाया था, विराट नगर को बनाया था, जो वर्तमान में विराट के नाम से जाने जाता है। और जो जयपुर के 85 किलोमीटर दूर है वो जो स्थित है जो बराट है वो स्थित है। तो वो जो बराट है वो राजस्थान का पुरातात्विक स्थल माना जाता है, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल माना जाता है। इसे न केवल प्रागैतिहासिक जो मानव के अवशेष मिलते हैं अपितु ऐतिहासिक काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है वो इसमें मिलता है। तो इसमें पूरा पाषाणकालीन जो पैलियोलिथिक जो उपकरण है वो मिलते हैं। मिसोलिथिक के काल के अंदर है जो बराड़ के अंदर है वो शैलाश्रय है उसका उल्लेख मिलता है। विभिन्न चित्र हैं, चित्रांकन है उनकी दीवारों पर हमें मिलता है। और न केवल इतिहास प्रागैतिहासिक काल में बराड़ का महत्व था अपितु ऐतिहासिक काल में भी बराड़ का महत्व था। ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल के अंदर जो अशोक है उसके जो शिलालेख हैं वो भामरू शिलालेख है वो बराड़ के अंदर मिलता है। और एक तरह से बौद्ध विहार है उसके उल्लेख भी उसमें मिलते हैं। और उसके साथ साथ न केवल मौर्य काल के अंदर है वो बराड़ का महत्व था अपितु जो हम कहें कि जो हूण शासक जो मिरिकुल जो इंडो ग्रीक्स जो शासक हैं उनकी जो मुद्राएं हैं वो भी हमें बराड़ से मिलती हैं। तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक शासकों के अधिकार के अंदर भी है वो बराड़ रहा होगा। और इसके साथ साथ हमें जो बराड़ है उससे जो मिरिकुल है
जो हूण शासक है, जो मिरुकुल है, जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर है, वो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर है, वो अपना शासन स्थापित किया था, तो वो आक्रमण करता है क्योंकि वो जो भिक्षु है, जो बौद्ध धर्म का एक तरह से शत्रु था, तो वो इस पर आक्रमण करता है और ऐसी स्थिति के अंदर वो बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार देता है। और एक प्रकार से जो मिरुकुल है वो इसका जो हम कहें कि मिरुकुल है, वो अपनी जो उसकी राजकुमारी थी हिरणा देवी है, उसका विवाह मेवाड़ के जो शासक है वो अल्हड़ के साथ होता है। तो एक तरह से जो मत्स्य जनपद का जो संबंध है वो जो हूण है शासक मिरुकुल है उससे भी माना जाता है। और इसी समय बेराट के अंदर क्या है कि जो 7वीं शताब्दी के अंदर जो हिनसांग है, चीनी यात्री हिनसांग आता है, वो बेराट की यात्रा करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मत्स्य जनपद है जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मत्स्य जनपद है जिसका ऋग्वेद के अंदर एक जन के रूप में उल्लेख मिलता है, उत्तर वैदिक काल में किस तरह से वो जनपद का रूप धारण कर लेता है। और 6ठी शताब्दी से पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार वो एक महाजनपद का रूप धारण कर लेता है। और किस तरह से महाभारत काल के अंदर विराट का युद्ध होता है, और महाभारत का युद्ध है उसके अंदर भी मत्स्य शासक जो विराट है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो हमने देखी, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके हालांकि मत्स्य जनपद है वो सिकंदर के आक्रमण के कारण से जो आयुजीवी जातियां हैं, जो मालव है, अर्जुनाइन है आदि का संघर्ष का सामना किया, लेकिन मगध की साम्राज्यवादिता के सामने वो टिक नहीं सका और अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त नहीं बचा सका। लेकिन फिर भी मत्स्य जनपद की जो राजधानी विराटनगर है उसका उल्लेख हमें ऐतिहासिक काल तक भी मिलता है। और मौर्य जो शासक है अशोक है उसके शिलालेख हमें मिलते हैं। और न केवल उसके बाद में भी हूण शासक जो मिरुकुल है उसके समय में भी है, वो किस तरह से बेराट पर जो आक्रमण होता है। और चीनी यात्री जो हिनसांग है वो भी एक तरह से बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो बेराट के अंदर आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मत्स्य जनपद है न केवल ऋग्वेदिक काल के अंदर मत्स्य जनपद अपनी विकास यात्रा प्रारंभ करता है, और उसके जो उल्लेख हमें ऐतिहासिक काल तक अर्थात मौर्य काल तक है उसके महत्वपूर्ण वो उल्लेख हमें मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मत्स्य जनपद है वो जो एक तरह से मत्स्य जनपद की जो राजधानी विराटनगर है वो पुरातात्विक दृष्टि से भी एक तरह से महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ पर जो मौर्यकालीन जो स्तूप और विहार के अवशेष मिलते हैं, और सम्राट अशोक की ब्राह्मी लिपि में वर्णित 2 शिलालेख है वो हमें से प्राप्त होते हैं, जो कि मत्स्य जनपद को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जो सांस्कृतिक और जो इतिहास है, जो राजनीतिक इतिहास है, उसमें मत्स्य जनपद की है वो महत्वपूर्ण भूमिका थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।